आज हम लोग जानेंगे संसद पार्लियामेंट के बारे में। तो संविधान के 5वें भाग में संसद पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक में संसद की संरचना, संसद के गठन, संसद की अवधि इत्यादि के बारे में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक में संसद के बारे में ही बताया गया है। तो आज हम लोग जानेंगे संसद के बारे में। संसद का जननी किसे कहा जाता है? तो संसद का जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। हमारे देश में संसद का निर्माण हुआ है तो 1921 में स्टार्ट हुआ था हमारे देश में संसद का निर्माण और 1927 में ये कंप्लीट हुआ था, यानी कि 6 वर्ष लगा था बनने में। तो संसद का निर्माण कब हुआ था? 1921 में स्टार्ट हुआ था और 1927 में ये बन के तैयार हो गया था और लगभग 6 वर्ष इसको बनने में लगे थे। इसके वास्तुकार यानी कि हमारा संसद भवन जो है, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो इसका डिज़ाइन तैयार किया था लुटियंस और बर्कर, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था। उद्घाटनकर्ता इसके लॉर्ड इरविन थे। जब ये 1927 में बनके तैयार हो गया था संसद, तो इसके उद्घाटन कौन किए थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो थे उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ही संसद का उद्घाटन किया था। और ये किस डेट को हुआ था? यानी कि 18 जनवरी 1927 को संसद का उद्घाटन हुआ था। अब हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 79 में जो बताया गया है संसद के गठन के बारे में बताया गया है। तो हम लोग अनुच्छेद समझते हैं। अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक में जो संसद के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 79 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 79 में बताया गया है संसद का गठन के बारे में। तो संसद का जो गठन किया गया है, तो संसद के 3 अंग हैं जिससे संसद का गठन होता है, संसद बनता है। तो किससे किससे बनता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद के 3 अंग हैं जिससे हमारा संसद पूर्ण रूप से बनता है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं द्विसदनात्मक। हमारे देश में संसद का जो गठन किया गया है ये ब्रिटेन पर आधारित है। जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति होता है, उसी तरह ब्रिटेन में भी यहाँ पे राष्ट्रपति की जगह पे ताज होता है, यानी कि राजा या रानी। जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति बनता है तो कोई महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। उसी तरह ब्रिटेन में भी राष्ट्रपति को ताज बोला जाता है, यहाँ पे राजा या रानी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद है लोकसभा। हमारे देश में लोकसभा बोला जाता है और ब्रिटेन में उसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। और राज्यसभा बोला जाता है हमारे देश में और ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है। इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। ये अनुच्छेद 79 था। अनुच्छेद 79 में क्या बताया गया? संसद का गठन के बारे में। संसद का गठन किससे होता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से संसद का गठन होता है। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 79 के बाद हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 80 और 81। अनुच्छेद 80 में बताया गया है राज्यसभा की संरचना के बारे में और अनुच्छेद 81 में जो बताया गया है लोकसभा की संरचना के बारे में। लोकसभा का जो गठन किया गया है ये 1952 में किया गया है और राज्यसभा का जो गठन किया गया है इसका भी गठन 1952 में किया गया है। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि पूरे भारत के जो भी नागरिक हैं जिसका उम्र 18+ हो गया है वे वयस्क मताधिकार कहलाते हैं। जो भी 18+ के वे वयस्क मताधिकार कहलाते हैं और वे लोग वोट डालते हैं और लोकसभा के सदस्यों को चुनने का काम करते हैं। और राज्यसभा का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब राज्य विधानसभा के जो भी सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? विधायक। और विधायक लोग क्या करते हैं? वोट डालते हैं। किसके लिए? तो राज्यसभा के सदस्य को चुनने के लिए। और वे लोग वोट डालते हैं, इसीलिए बोलेंगे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और लोकसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यानी कि वे जो अपने पद पे बने रहते हैं 5 वर्ष तक अपने पद पे बने रहते हैं लोकसभा के सदस्य। और राज्यसभा के सदस्य जो है अपने पद पे 6 वर्ष तक बने रहते हैं और वे अस्थायी होते हैं, यानी कि वे 6 वर्ष बाद ही रिटायर करेंगे, बीच में रिटायर नहीं कर सकते हैं राज्यसभा के सदस्य। लेकिन लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वे 5 वर्ष से पहले भी रिटायर कर सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं लोकसभा जो होता है वो अस्थायी सदन होता है और राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। अस्थायी क्यों होता है इसको हम लोग समझेंगे और ये अस्थायी क्यों होता है इसको हम लोग समझेंगे अभी बाद में। और लोकसभा का जो सदस्य होते हैं, जो भी लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं उसको कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के सदस्यों को बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। लोकसभा में सदस्यों की टोटल संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 552 होती है। 552 में से 530 सदस्य जो होते हैं
वे राज्य से चुनकर आते हैं, और 20 सदस्य जो होते हैं वे संघ राज्य यानी कि यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं, और 2 जो होते हैं वे 2 आंग्ल भारतीय होते हैं जिसको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लेकिन अभी जो है लोकसभा में 2 जो सदस्य होते थे आंग्ल भारतीय के, उसको ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि अब लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय नहीं होंगे। आंग्ल भारतीय कहने का मतलब जो विदेशी व्यक्ति थे, भारत आए थे और उसके बच्चे जो यहाँ पे अभी रह रहे हैं, ठीक है, उसका शादी विवाह हो गया, जो विदेशी आदमी आए थे यहाँ पे और उसके जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, उसको प्रतिनिधित्व करने के लिए, ठीक है, उसको प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 आंग्ल भारतीय होते थे और उसको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वो अब 104वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत आंग्ल भारतीय की सदस्यता खत्म हो गई है लोकसभा में, यानी कि अब टोटल 550 सदस्य होंगे लोकसभा में, जिसमें से 530 राज्य क्षेत्र से चुनकर आएंगे और 20 संघ राज्य से। और वर्तमान में अभी जो बात किया जाए तो वर्तमान में 543 सदस्य अभी लोकसभा में। राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 250, राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। 250 में से 238 सदस्य जो होते हैं वे राज्य और संघ राज्य से चुनकर आते हैं, और 12 सदस्य जो होते हैं वे साहित्य, कला, विज्ञान, इन सब चीज़ों में अगर वे उसको विशेष अधिक जानकारी है, कुछ विशेष कार्य किए हैं इन क्षेत्र में, तो उसको चुना जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा उसको चुना जाता है 12 सदस्यों को, और 238 सदस्य जो होते हैं वे राज्य और संघ राज्य से चुनकर आते हैं। वर्तमान में टोटल संख्या कितनी है राज्यसभा में? तो वर्तमान में टोटल संख्या है 246। अनुच्छेद 80 में बताया गया था राज्यसभा की संरचना के बारे में, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में। तो ये था लोकसभा की संरचना और ये राज्यसभा का। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 में बताया गया है प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना, जन मतलब होता है व्यक्ति, गणना मतलब होता है गिनती करना। जब भी व्यक्तियों की गिनती किया जाएगा उसके बाद पुनः समायोजन किया जाएगा। समायोजन मतलब होता है एडजस्टमेंट। जब भी जनगणना होगी उसके बाद उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। जैसे कि हम लोग लोकसभा का चुनाव को लेते हैं, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरा देश जो है छोटा छोटा समूह में बढ़ जाता है, और वे जो छोटा छोटा समूह होता है वे निर्वाचन क्षेत्र कहलाते हैं, और एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर आते हैं लोकसभा में। अब एक निर्वाचन क्षेत्र जो होता है उसका जो समूह बनता है, तो उस समूह में वो जो छोटा समूह बनता है उसमें कितनी जनसंख्या होती है? तो हमारा संविधान में बताया गया प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र जो बनेगा 10 लाख लोग होंगे उसमें, और 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व एक सदस्य करेगा। तो जैसे कि ये बताया गया 1949 में, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, जितने भी निर्वाचन क्षेत्र बने होंगे उसकी भी जनसंख्या बढ़ रही है। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो जनगणना होता है, जनगणना में व्यक्ति की गिनती किया जाता है। जब व्यक्ति की गिनती किया जाता है उससे पता चलता है कि जनगणना में कि व्यक्ति की संख्या कितनी हो गई है। व्यक्ति की जनसंख्या पता करने के बाद परिसीमन आयोग का गठन होता है जो संसद करती है। परिसीमन आयोग और चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वे दोनों मिलकर सीमा तय करते हैं कि किस निर्वाचन क्षेत्र का कहाँ तक सीमा होगा, ताकि प्रत्येक सदस्य जो होंगे समान जनसंख्या वाले आबादी को प्रतिनिधित्व कर सके। जैसे कि देखिए हमारा देश छोटा छोटा समूह में बढ़ता है जिसको हम लोग निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। हम लोग 2 निर्वाचन क्षेत्र को ले लेते हैं, ये भी एक निर्वाचन क्षेत्र है और ये भी एक निर्वाचन क्षेत्र है। अब इसमें 10 लाख, शुरुआत में 10 लाख जनसंख्या थी, इसमें भी 10 लाख जनसंख्या थी। जैसे जैसे समय बढ़ते गया, अगर उसके बाद जनगणना हुआ, जनगणना से ये पता चला कि इसमें 6 लाख जनसंख्या और बढ़ गई है, इसमें 8 लाख जनसंख्या और बढ़ गई है, इसमें 6 लाख बढ़ी है, इसमें 8 लाख। दोनों निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ गया है, लेकिन इसमें थोड़ा कम बढ़ा है, इसमें ज़्यादा बढ़ा है। तो इसको कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा? तो इस प्रकार एडजस्टमेंट किया जाएगा ताकि इसकी भी जनसंख्या बराबर हो जाए, इसकी भी। तो इसके जो सीमा है, इसका जो इस निर्वाचन क्षेत्र का जो सीमा है, इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। इससे मान लीजिए इसको बढ़ा दिया गया और इसको क्या किया गया, घटा दिया गया। जब इसको घटा दिया गया और इसको बढ़ा दिया गया इसकी सीमा को, तो उतना बढ़ाया जाएगा जिससे दोनों जो निर्वाचन क्षेत्र है दोनों में समान संख्या हो जाएगा। इसको बढ़ा करके इसको 7 लाख कर दिया, 7 लाख बढ़ा दिया, 1 लाख बढ़ा दिया इसमें, यानी कि इसमें 17 लाख हो गया। इसमें जब बढ़ा दिया इसमें ऑटोमेटिक उसके बगल वाले जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उसकी जनसंख्या थोड़ा घट जाएगी। तो इसमें 17 लाख हो गया और इसमें 17 लाख जनसंख्या हो गया। तो इस प्रकार एडजस्टमेंट किया जाता है ताकि जितने भी सदस्य होंगे, इसके जो सदस्य चुने जाएंगे और इसके जो सदस्य चुने जाएंगे, दोनों सदस्य समान जनसंख्या को प्रतिनिधित्व कर सके। अब ये जो सदस्य चुने जाएंगे ये भी 17 लाख जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करेंगे और ये भी 17 लाख जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इस प्रकार एडजस्टमेंट किया जाता है निर्वाचन क्षेत्र को परिसीमन आयोग द्वारा,
तो अभी तक हमारे देश में देखिए 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। कई बार? 4 बार। एक बार 1952 में हुआ था, और 1962 में हुआ था, और 1972 में हुआ था, और 2002 में हुआ था। यानी कि ये जो परिसीमन आयोग का गठन होता है ताकि सीमा को निर्धारित किया जा सके। अब ये देखिए 10 लाख लोग बराबर 10 लाख जनता बराबर एक सदस्य होता है, ये तो हम लोग जानते हैं और हमारा संविधान में बताया गया है। और ये बताया गया अभी जो परिसीमन आयोग आधारित है, परिसीमन जो भी आधारित है 1971 में जब जनगणना हुई थी 1971 में, उसी पर अभी भी परिसीमन आधारित है। और बताया गया है 2002 में 84वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें ये बताया गया कि 2026 तक जो है सीट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि हमारा संसद भवन जो है उसकी क्षमता तो निर्धारित किया गया है कि 552 सदस्य 550 लगभग सदस्य बैठ सकते हैं लोकसभा में, अधिक क्षमता भी नहीं, इसलिए सीट को भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। अभी नया संसद भवन बना है उसमें तो 888 सदस्य, अभी जो नया संसद भवन बना है उसमें 888 सदस्य बैठ सकते हैं लोकसभा में, ठीक है। तो अब हो सकता है अगर 2026 के बाद क्या होगा, 2026 के बाद अगर बढ़ाया भी जाएगा, ठीक है, बताया गया है 2026 के बाद सीट अगर बढ़ाया जाएगा तो 2001 में जनगणना हुआ था उसी के आधार पे होगा, क्या उसी के आधार पे सीट को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 2002 में हमारा क्या हुआ है, संविधान 2002 में 84वां संविधान संशोधन हुआ, उसी में बताया गया कि 2026 तक सीट में चेंजिंग नहीं होगा। 2026 के बाद अगर आपको करना है सीट में चेंजिंग, निर्वाचन क्षेत्र को बढ़ाना है, सदस्यों की संख्या बढ़ाना है, तो 2021 में जनगणना हुआ था उसी के आधार पर आप परिसीमन आधारित होगा और सीमा तय किया जाएगा और उसी प्रकार से सीट को बढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि अब जो 2023 में जनगणना हो रहा है उसके आधार पर होगा, ऐसा नहीं होगा। ये है अनुच्छेद 82। अब देखिए अनुच्छेद 83 है। अनुच्छेद 83 में बताया गया सदनों की अवधि। तो सदनों की अवधि मतलब लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। अब इसकी अवधि कितनी होती है, अब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसका अवधि होगा 5 साल और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका अवधि होगा 6 साल। यानी कि ये लोग राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष तक काम करेंगे और लोकसभा के 5 वर्ष तक। और लोकसभा जो होता है अस्थायी होता है, यानी कि बीच में भी इसके सदस्य हट सकते हैं। कैसे, तो जब विघटन होगा लोकसभा का भंग होगा, जानेंगे कैसे भंग होता है। और राज्यसभा के सदस्य होते हैं वे 6 वर्ष तक कंटिन्यू रहेंगे, 6 वर्ष के बीच में वे हटेंगे नहीं, यानी कि अस्थायी होता है। क्यों, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ऐसा नहीं कि एक बार ही सारे सदस्य चुने जाते हैं। अब मान के चलिए 250 सदस्य है राज्यसभा में, यानी कि 250 है तो एक बार में ही 250 नहीं चुन लिया गया है, इसको बारी बारी से चुना जाता है। कैसे, तो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं इसके 1/3 भाग, अगर मान के चलिए 250 सदस्य है राज्यसभा में, तो इसके 83 सदस्य जो हैं 83 सदस्य 2 वर्ष में रिटायर कर जाएंगे। 2 वर्ष में रिटायर करने का मतलब ये नहीं कि 2 वर्ष में रिटायर कर रहे हैं, उसका कार्यकाल 6 वर्ष तक पूरा होगा, लेकिन वो 2 वर्ष करके रिटायर होते हैं, यानी कि बारी बारी से रिटायर करते हैं। 3 भाग में बांट दीजिए राज्यसभा के सदस्यों को, 3 भाग में पहला भाग जो है 2 वर्ष में करेगा, उसके बाद उसकी जगह फिर नया आ जाएगा, जब तक नया आएगा पुराने का समय पूरा हो चुका होगा। यानी कि बारी बारी से आते हैं और बारी बारी से जाते हैं। जब हम लोग एक आएगा एक जाएगा तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार ये अस्थायी होता है, इस प्रकार ये राज्यसभा अस्थायी होता है, कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि एक जब जाते हैं दूसरा आ जाते हैं। और लोकसभा में ऐसा नहीं होता है, यानी कि एक साथ वे लोग आते हैं और एक साथ चले जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं लोकसभा अस्थायी सदन है। अब है अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 में बताया गया है संसद की अर्हता है, यानी कि योग्यता क्या होना चाहिए संसद बनने के लिए। इसमें ये बताया गया है सबसे पहले संसद होने के लिए सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। और दूसरा ये बताया गया है अगर वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसको कम से कम 30 साल होना चाहिए, और लोकसभा का अगर सदस्य बनना चाहता है तो उसको कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। और ये पॉइंट है कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो बहुत ही कर्ज में डूबा हुआ है और कर्ज लेकर फरार है या भागा हुआ है, मैं पैसा लेकर भागा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पागल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्य योग्यता भी होना चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई है। ये है संसद बनने की अर्हता है। हम लोग अनुच्छेद 82 भी जान लिए हैं, 83, 84। अब हम लोग अनुच्छेद 85 जानेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 85 भी इसको मिटाते हैं, अनुच्छेद 85 बताएंगे।